हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सभी स्टूडेंट का ज्ञान सागर क्लासेस में। तो चलिए स्टूडेंट, हमारी जो सुपर 50 सीरीज चल रही है, उस सुपर 50 सीरीज के अंदर मैं सीएमए फाइनल एसएफएम का आज का जो टॉपिक आपको कवर कराऊंगा वो रहेगा अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन और इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट। ये हमारे जो सीएमए इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है उसमें मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के अंदर आपको इसके बारे में दे रखा है। तो ये चैप्टर से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, क्या टॉप क्वेश्चंस हैं जिनको अगर आप करके जाएं तो ओवरऑल कवरेज कर लेंगे, मैं उनको लेकर के आज के सेशन में बात करूंगा। देखिए, इसमें जो सबसे पहला अपना टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का, वो हमारा जो है वो कैपिटल बजटिंग का पार्ट है, जो कि आप कहीं ना कहीं इंटर में भी पढ़ चुके हैं। और फाइनल के अंदर यहाँ से जो सवाल आता है वो जनरली रिप्लेसमेंट डिसीजंस को लेकर के आता है। तो जो भी हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट के अंदर क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें से कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस में शामिल करे हैं, उनको लेकर के अपन बातचीत शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैं अपने क्वेश्चन बैंक में से आपको ये सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो वहीं से अपन इस क्वेश्चंस को करना शुरू करते हैं। चलिए। हाँ जी। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 की। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोलता है, फॉलोइंग आर द डेटा। देखिए, जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ स्टूडेंट्स, अगर आप देख लेते हैं लगभग लगभग कवरेज मैं कर लूंगा उसके अंदर, तो इसलिए ध्यान से देखते रहें। फॉलोइंग आर द डेटा ऑन अ कैपिटल प्रोजेक्ट बीइंग इवैल्यूएटेड बाय द मैनेजमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड। अब यहाँ पर देखो, आपको इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, एनुअल कॉस्ट सेविंग है 4 लाख रुपए, एक प्रकार से एनुअल कैश इनफ्लो के तौर पे इन्फॉर्मेशन है। यूजफुल लाइफ आपको 4 साल दे रखी है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न 15% है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1.064 है। एनपीवी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और पे बैक, ये क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब इनकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। और साल्वेज वैल्यू आपको दे रखी है 0। इसके अलावा डिस्काउंटिंग रेट 15, 14, 13, 12 और पहले 4 साल के पीवी फैक्टर्स की वैल्यू और उनके क्यूमुलेटिव पी फैक्टर की वैल्यू सवाल में गिवन है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं, इसको करना देखेंगे आप। देखिए, इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हालांकि मैंने क्वेश्चन बैंक में भी अपने दे रखे हैं, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ और डिटेल सॉल्यूशंस के साथ आपको यहाँ पे कराऊंगा, तो आप अकॉर्डिंगली देखेंगे। देखिएगा, सबसे पहले मैं जो कैलकुलेशन बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन बना रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, वो रेट ऑफ रिटर्न होती है जिस पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस बराबर किसके होते हैं, आउटफ्लोस के लिए, गिवन टाइम पीरियड के अंदर। अब देखिए, यहाँ पर आपके पास एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है 4 लाख और 15% की डिस्काउंटिंग रेट जो गिवन है। तो मैंने बोला यहाँ पर एनुअल कॉस्ट सेविंग 4 लाख है, यूजफुल लाइफ 4 साल है, आईआरआर 15% की दे रखी है। 15% की रेट से 4 साल का जो क्यूमुलेटिव पी फैक्टर है वो 2.855 दे रखा है। उससे मैंने 4 लाख को मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल कैश इनफ्लो आ गया 11,42,000। और ये इनफ्लोस बराबर आउटफ्लोस के होगा, इसका मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट की वैल्यू कितनी हो गई, 11,42,000। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन की। तो मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के बाद अगली कैलकुलेशन मैं बना रहा हूँ पेबैक पीरियड। पेबैक पीरियड की कैलकुलेशन स्टूडेंट्स निकलती है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश इनफ्लो। अब यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने निकाल लिया 11,42,000, यानी 11,42,000, एंड एनुअल कैश इनफ्लो दे रखा है 4 लाख, डिवाइड दे करके मैंने पेबैक पीरियड निकाल लिया 2.855। इसके बाद हम नेक्स्ट कैलकुलेशन बनाएंगे। नेक्स्ट कैलकुलेशन में यहाँ पर आपके सामने बना रहा हूँ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की। अब देखिए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए मैंने क्या काम किया, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू आपको सवाल में गिवन है 1.064। तो 1.064 टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11,42,000 रुपए का कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के रूप में आपने ऊपर निकाला था। इसको मैंने 1.064 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस आ गया 12,15,088। अब देखें, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे एनुअल कैश इनफ्लो को क्यूमुलेटिव पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोस आएंगे। और अगर आपको क्यूमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर निकालना है तो ऐसे केस में टोटल प्रेजेंट वैल्यू को एनुअल कैश इनफ्लो से डिवाइड दे देंगे। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू 12,15,088 को मैंने एनुअल कैश इनफ्लो 4 लाख से डिवाइड दिया तो 3.038 आया। अब आपको यहाँ पर देखना है 3.038 कौन सी डिस्काउंटिंग रेट का क्यूमुलेटिव फैक्टर है, तो आप बोलेंगे 12%। तो इसका मतलब 12% आपकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो गई। ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए।
इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपको एक आखिरी कैलकुलेशन एनपीवी की बचती है। तो एनपीवी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस करके निकलेगा, जो कि मैंने यहाँ पर माइनस करके एनपीवी की वैल्यू निकाल ली। तो यहाँ पर एक सवाल जिसके थ्रू मैंने कुछ मिसिंग इन्फॉर्मेशन की कैलकुलेशन आपको बताई, ये आपको समझ में आ गई होगी। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब आप। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 के बाद अब बात करते हैं 24 पर। देखेंगे, Nine Gems Limited has just installed machine R at a cost of rupees 2 lakh. The machine has 5-year life with no residual value. The annual volume of production is estimated at 1,50,000 units, which can be sold at rupees 6 per unit. Annual operating costs are estimated at rupees 2 lakh, excluding of depreciation at this output level. Fixed costs are estimated rupees 3 per unit for the same level of production. देखिए जो जस्ट इंस्टॉल मशीन है उसकी कॉस्ट आपको 2 लाख की है, यूनिट्स 1,50,000 बनाएंगे, ऑपरेटिंग कॉस्ट 2 लाख की है और 6 रुपए पर यूनिट की आपको सेलिंग प्राइस गिवन है, फिक्स कॉस्ट 3 रुपए पर यूनिट दे रखी है। और यहाँ पर एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉस्ट में एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन का मतलब डेप्रिसिएशन को शामिल नहीं किया गया है। Nine Gems Limited just come across another model called Machine S, capable of giving the same output at an operating cost of 180। तो वही सेम आउटपुट 1,50,000 यूनिट बनाएगी, लेकिन इसको चलाने का खर्चा पुरानी मशीन का 2 लाख है, तो इसका 1,80,000 है। देयर विल बी नो चेंज इन फिक्स कॉस्ट, मतलब पुराने केस में फिक्स कॉस्ट जो होती है वही नई केस में है। कैपिटल कॉस्ट ऑफ मशीन पुराने केस में 2 लाख है, तो नई केस में 2.5 लाख है। लाइफ वही 5 साल और रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं दे रखी। आगे बोलता है कंपनी हैज एन ऑफर फॉर सेल ऑफ मशीन आर, यानी पुरानी मशीन को 1 लाख में बेच सकते हैं, लेकिन डिसमेंटलिंग का खर्चा कितना आएगा, 30,000। इसका मतलब पुरानी मशीन को बेच करके आपको कितना मिलेगा, 70,000। एज द कंपनी हैज नॉट येट कमेंस्ड ऑपरेशन, इट वांट्स टू सेल मशीन आर एंड परचेज मशीन एस। अब कंपनी जो है अपने ऑपरेशंस को शुरू नहीं करा है, लेकिन इट वांट्स टू सेल मशीन आर, पुरानी मशीन को बेच करके नई मशीन परचेज करना चाहती है। चलिए, अब नाइन जेम्स लिमिटेड will be a zero tax company for 7 years in view of several incentives and allowances available. The cost of capital may be assumed at of 15% पीवी फैक्टर्स फॉर 5 years एज फॉलोस। अब पहले 5 साल का आपको इंडिविजुअल पीवी फैक्टर दे रखा है, एडवाइस करना है वेदर द कंपनी शुड ऑप्ट फॉर रिप्लेसमेंट। तो इस सवाल ये है कि क्या कंपनी को रिप्लेसमेंट करना चाहिए या नहीं, यानी पुरानी को उठा के नहीं लाना चाहिए कि नहीं, ये बताना है। और विल देयर बी एनी चेंज इन योर व्यू इफ मशीन आर हैज नॉट बीन इंस्टॉल्ड बट द कंपनी इज इन प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग वन और अदर मशीन। लेकिन अगर कंपनी ने मशीन आर को सेलेक्ट नहीं कर रखा तो दोनों में से कौन सी बेटर है, तो इस केस में आप सेपरेट एनपीवी कैलकुलेट करके और फिर अपना ऑप्शन चूज करेंगे। चलिए अब इस पूरे क्वेश्चन को करवाने की बातचीत कर रहा हूं मैं, ध्यान से सुनेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो निकालते हैं। तो मैंने बोला साहब मशीन एस यानी कि जो एक नई मशीन है उसको की कॉस्ट आपको दे रखी है 2.5 लाख, लेकिन पुरानी मशीन बेच करके 1 लाख रुपए आएंगे, पर डिसमेंटलिंग का खर्चा 30,000 रुपये काटने के बाद 70,000 रुपये रिलाइज होगा। तो नेट आउटफ्लो आ गया 1,80,000 रुपये। तो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो मैंने इस केस में निकाल लिया 1,80,000। अब मैं निकालूंगा इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो। इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो के केस में जो नई मशीन है वो हर साल 6 रुपए की सेलिंग प्राइस है, 1.5 लाख यूनिट्स वो मैन्युफैक्चर करती है। तो 6 × 1.5 लाख माइनस एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट नई मशीन के केस में 1,80,000, और माइनस करेंगे इसमें से आप जो फिक्स कॉस्ट का इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख यूनिट्स बनाएंगे 3 रुपए पर यूनिट के हिसाब से, वो मैंने लेस कर दिया। तो एनुअल कैश फ्लो फ्रॉम मशीन एस आ गया 270, और जबकि मशीन आर के केस में आ गया 2.5 लाख। तो नेट इनफ्लो यानी इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो यहाँ पर कितना आ गया, 20,000। देखिए वैसे डेप्रिसिएशन हमको कंसीडर करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं भी टैक्स रेट के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, जीरो टैक्स कंपनी है, तो डेप्रिसिएशन का कोई इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, इसलिए मैंने कंसीडर नहीं किया है। अब 20,000 को मैंने क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि 15% की रेट से 5 साल का क्यूमुलेटिव पी फैक्टर है। उससे मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो आ गया 67,046। अब इसमें से आपने आउटफ्लो इंक्रीमेंटल आउटफ्लो आपने लेस करा, तो इंक्रीमेंटल एनपीवी जो है वो नेगेटिव आ रही है। इंक्रीमेंटल एनपीवी नेगेटिव आने की वजह से एनपीवी इज नेगेटिव, सो रिप्लेसमेंट इज नॉट एडवाइज्ड। तो रिप्लेसमेंट हम लोग नहीं करेंगे। अब दूसरा एक इसके अंदर पूछा गया था कि अगर मान लीजिए आर और एस दोनों ही नई मशीन है तो कौन सी बेटर है। तो इस केस में मैंने बात करी सेल वैल्यू की। 1.5 लाख यूनिट 6 रुपए के हिसाब से अगर आप बेचते हैं तो 9 लाख रुपए का रेवेन्यू आया। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट आर के केस में 2 लाख है, एस के केस में 180 है, तो कंट्रीब्यूशन आ गया, उसमें से फिक्स कॉस्ट लेस किया तो एनुअल कैश इनफ्लो आ गया। एनुअल कैश इनफ्लो को एनुअल कैश इनफ्लो को हमने
क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया, उसमें से आउटफ्लो लेस करके आपने एनपीवी निकाल ली। अब एनपीवी आपको कौन से केस में ज्यादा मिल रही है? एस केस में ज्यादा मिल रही है। सो एनपीवी ऑफ मशीन एस इज हायर, सो इट इज सेलेक्टेड। तो इसका मतलब दोनों केसेस में अगर आपको नई मशीन है तो इस केस में ऐसी मशीन एस से आपको एनपीवी ज्यादा मिल रही है, तो इस मशीन को अपन ऑप्ट करेंगे। चलिए, मेरी बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए। तो इस तरह से हमारा दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं आपको जो करा रहा हूं वो है क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? एबीसी कंपनी लिमिटेड हैज बीन प्रोड्यूसिंग अ केमिकल प्रोडक्ट बाय यूजिंग मशीन जेड फॉर द लास्ट 2 years. नाउ द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज थिंकिंग टू रिप्लेस दिस मशीन आइदर बाय एक्स और बाय वाई मशीन। द फॉलोइंग डिटेल्स आर फर्निश्ड टू यू। देखो, एबीसी कंपनी लिमिटेड प्रोड्यूसिंग करते हैं केमिकल प्रोडक्ट बाय यूजिंग मशीन जेड फॉर द लास्ट 2 years। अब मशीन जेड से वो काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो रिप्लेस करना चाहते हैं नई मशीन एक्स और वाई से। बुक वैल्यू पुरानी मशीन की 1 लाख है, लेकिन उसको बाजारों में बेचेंगे तो एक 10 की मिलेगी। और दो नई मशीन जिनके थ्रू आप रिप्लेस कर सकते हैं, उनकी परचेस प्राइस दे रखी है, उनकी फिक्स कॉस्ट दे रखी है, उनकी वेरिएबल कॉस्ट दे रखी है, उनके प्रोडक्शन आवर्स पर आर इन यूनिट में दे रखे हैं। इसके अलावा यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड विद द फॉलोइंग डिटेल्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखी है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट दे रखा है, एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स दे रखे हैं, वर्किंग लाइफ ऑफ ईच ऑफ द थ्री मशीन एज फ्रॉम नाउ, आपको 5 साल तक काम करेगी मशीन। और साल्वेज वैल्यू ऑफ मशीन तीनों मशीन के केस में गिवन है। कंपनी चार्ज डेप्रिसिएशन यूजिंग एसएलएम मेथड, इट इज एंटिसिपेटेड दैट एन एडिशनल कॉस्ट ऑफ 8,000 per annum would be increased on special advertising to sell an extra output of the machine। देखिए, एक्स्ट्रा आउटपुट कहाँ प्रोड्यूस हो रहे हैं? मशीन वाई के केस में प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पर आर 8 यूनिट बनाए जाएंगे, पर आर 8 यूनिट, यहाँ पर आर 12 यूनिट बनाए जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा आउटपुट आप सेल करेंगे वो आप मशीन वाई के केस में करेंगे, तो यहाँ पर आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगी। अज्यूम टैक्स रेट 40% दे रखी है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, और यहाँ पर डिस्काउंटिंग रेट 10% से लेके 5 साल का पीवी फैक्टर दे रखा है। रिक्वायर्ड क्या है? यूजिंग द एनपीवी मेथड यू आर रिक्वायर्ड टू एनालिसिस फिजिबिलिटी ऑफ द प्रपोजल एंड मेक रिकमेंडेशन। अब आपको एक एनालिसिस करके बताना है एनपीवी के थ्रू कि कौन सा मशीन अपने को सेलेक्ट करना चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए, मैं सबसे पहले ईयरली कैश इनफ्लो की बात करता हूँ। तो सबसे पहले कितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करते हैं उसकी बात करते हैं। देखिए, यहाँ पे पर आवर 8 यूनिट आप बनाएंगे। टोटल काम कितने घंटे होगा? 2000 घंटे। 2000 इंटू 8 कितना हो गया? 16,000। ये हो गया 16,000, ये हो गया 16,000, और ये हो गया कितना? 12 दूना 24,000। ये हो गया 24,000 यूनिट। सेल्स वैल्यू आप कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि 20 रुपए की दे रखी है। तो 16,000 को 20 से मल्टीप्लाई किया, 3,20,000, 3,20,000, ये हो गया 4,80,000। इसमें से लेस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है 10 रुपए। नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1,60,000, 1,60,000 और 2,40,000। वेरिएबल रनिंग कॉस्ट आपको सवाल में दे रखी है। ये वेरिएबल रनिंग कॉस्ट आपको, या कॉस्ट, एक मिनट, वेरिएबल रनिंग कॉस्ट आपको सवाल में दे रखी है। ये दे रखी है 3 रुपए पर यूनिट, 1.5 रुपए एंड 2.5 रुपए। नंबर ऑफ यूनिट्स आपको ऊपर दे रखे हैं, मल्टीप्लाई करके आपने निकाल लिया। इसके बाद एनुअल फिक्स कॉस्ट की बात कर लेते हैं। एनुअल फिक्स कॉस्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन दे रखा है 92, 1,08 और 1,32,000। ये मैंने लेस कर दिया। इसके अलावा मैंने बताया था मशीन वाई के केस में आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करते हैं तो यहाँ पर एडिशनल कॉस्ट 8,000 रुपये पर एनम एडवर्टाइजिंग की लगेगी। तो ये 8,000 की कॉस्ट मैंने और जोड़ ली। तो ये प्रकार से मेरे पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब सेल्स में से मैंने टोटल कॉस्ट लेस करा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। फिर उसमें से टैक्स लेस किया तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। और उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ करके मैंने एनुअल कैश इनफ्लो निकाल लिया। एनुअल कैश इनफ्लो हो गया 32,000, 49,800 एंड 60,400। ये आपके पास एनुअल कैश इनफ्लो आ गए। अब देखिए, कंप्यूटेशन ऑफ कैश इनफ्लो इन फिफ्थ ईयर की बात करता हूं तो हर साल के कैश इनफ्लो में 32,000, 49,800, 60,400 तो है ही, पर साल्वेज वैल्यू भी मिलेगी। साल्वेज वैल्यू आपको 10, 15 और 18 के रूप में गिवन है। तो ये आपने और जोड़ ली, तो ये फिफ्थ ईयर के कैश इनफ्लो की इंफॉर्मेशन आ गई। अब इनकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट देखो मैं कैसे कर रहा हूँ। हर साल की डिस्काउंटिंग रेट गिवन है, कैश इनफ्लोज अभी आपने निकाल ही लिए, प्रेजेंट वैल्यू आप मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे, मशीन जेड, मशीन एक्स, मशीन वाई। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से आपने परचेस प्राइस लेस किया तो एनपीवी की वैल्यू आ गई। इस केस में मशीन वाई के केस में एनपीवी ज्यादा आ रही है, मतलब उस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। तो इसका मतलब आप पुरानी मशीन जेड को हटा करके रिप्लेसमेंट अगर करते हैं तो कौन सी मशीन से करोगे?
वाई मशीन से करोगे। ये बात आपको मेरी क्लियर होनी चाहिए। चलिए, ये बातचीत आपको मेरी समझ में आ गई होगी। अब अपन बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखेंगे आप। चलिए, अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। एक्स लिमिटेड, एन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, is planning to introduce a new product with a projected life of 8 years. Initial equipment cost will be rupees 1 lakh 120 lakh, and additional equipment costing rupees 10 lakh will be needed at the beginning of third year. देखिए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के तौर पे 120 लाख तो स्टार्टिंग में चाहिए और 10 लाख रुपए का एक और इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन वो थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में लगेगा। At the end of the 8 year, the original equipment will have resale value equivalent to the cost of removal, but the additional equipment would be sold for rupees 1 lakh. Working capital 15 lakh रुपए will be needed, and 100% capacity of plant is to be 4 lakh units per annum, but the production and sales volume expected are as for under. देखिए, 100% कैपेसिटी पे काम करते हैं तो 4 लाख यूनिट्स का प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पहले साल 20% है, दूसरे साल 30% है, 3 से लेके 5 साल तक 75% है और 6 से लेके 8 साल तक 50% है। A sale price 100 रुपए per unit with the profit volume ratio 60% is likely to be obtained. सेल प्राइस 100 रुपए दे रखी है और पीवी रेशियो 60% गिवन है। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कैश कॉस्ट आर लाइकली टू बी 16 लाख पर एनम। इन एडिशन टू दिस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर विल हैव टू बी इंकर्ड एज अंडर। एक्सपेंडिचर आपको दे रखा है 30, 15, 10 और 4 का। द कंपनी सब्जेक्ट टू 40% टैक्स एसएलएम बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और टेकिंग 15% डिस्काउंटिंग रेट कंसिडर करते हुए बताना है कौन सा प्रोजेक्ट आपको एक्सेप्ट करना है। चलिए देखें, अपन बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर 120 लाख का इन्वेस्टमेंट है और 10 लाख का इन्वेस्टमेंट क्योंकि तीसरे साल के अंत पे करोगे आप। हाँ जी। अब देखो, मैं यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैसे निकाल रहा हूँ। इनिशियल इन्वेस्टमेंट के लिए देखो यहाँ पर क्या काम किया, 120 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग में लगा, 15 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल और 10 लाख रुपए आपके ईयर एंड थर्ड पे लगे हैं। तो 30, यहाँ पर एक मिसिंग है इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। तो इन्होंने क्या काम किया, 120 लाख रुपए की इक्विपमेंट कॉस्ट है, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है 15 लाख, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया 135 लाख का। अब एनुअल कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन बनाएंगे तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 4 लाख को परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लिए, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके कंट्रीब्यूशन निकाला, फिक्स कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट और डेप्रिसिएशन आपने लेस किया, तो ये आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। टैक्स लेस करने के बाद आफ्टर टैक्स आ गया, डेप्रिसिएशन जोड़ करके आपने एनुअल कैश इनफ्लो निकाल लिया। अब एनुअल कैश इनफ्लो हर साल का अलग अलग उसको इंडिविजुअल पी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लिया और आखिरी साल वर्किंग कैपिटल भी रिलीज हो गया, साल्वेज वैल्यू भी मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया। अब इसमें से आपने आउटफ्लो जो है वो लेस कर दोगे। कैश आउटफ्लो के तौर पे 135 लाख हैं और 10 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने तीसरे साल में किया था, तो तीसरे साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके आपने इसको लेस कर दिया। तो ये एनपीवी आपकी पॉजिटिव आ रही है। एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड, आपको प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलिए, ये वाली बात क्लियर हो गई। अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। Question number 31. A product is currently manufactured on a machine that is not fully depreciated for tax purpose and has a book value of rupees 70,000. It was purchased for rupees 2,10,000 20 years ago. The cost of product are as follows. देखिए, ये बोलते हैं साहब, एक मशीन जो आज से 20 साल पहले 2,10,000 रुपए में परचेस की गई थी, उसकी आज बुक्स में वैल्यू 70,000 रुपए दे रखी है। अब इस मशीन से जो हम कॉस्ट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं उसकी कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड दे रखे हैं। In the past year, 10,000 units were produced. It is expected that with suitable repairs, एक सेकेंड, चलिए। अब देखिए, इन द पास्ट ईयर 10,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस, इट इज एक्सपेक्टेड दैट विद सूटेबल रिपेयर द ओल्ड मशीन कैन बी यूज इनडिफाइनेटली फ्यूचर। ये बोलता है अगर पुरानी मशीन पर आप रिपेयरिंग का खर्चा करते रहो तो इसको अनलिमिटेड टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। द रिपेयर्स आर एक्सपेक्टेड टू एवरेज 75,000 रुपए पर ईयर। एन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैज ऑफर्ड टू एक्सेप्ट द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड इन फॉर अ न्यू इक्विपमेंट। द न्यू मशीन वुड कॉस्ट रुपीज 4,20,000 बिफोर अलाउइंग फॉर 1,05,000 फॉर द ओल्ड इक्विपमेंट। अभी बोलते हैं नई मशीन की कॉस्ट 4,20,000 रुपये, लेकिन जिस मैन्युफैक्चरर को आप जिस से आप नई मशीन परचेज कर रहे हो वो पुरानी मशीन 1,05,000 रुपये में एक्सेप्ट कर लेगा।
अब नई मशीन से जो कॉस्ट मैन्युफैक्चर होगी उसमें डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड करके कॉस्ट आपको दे रखी है। अब एक लाइन लिखता है कि फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट आर अलोकेशन फॉर अदर डिपार्टमेंट प्लस द डेप्रिसिएशन ऑफ द इक्विपमेंट द ओल्ड मशीन। अच्छा, फिक्स्ड ओवरहेड को जो है अदर डिपार्टमेंट पर अलोकेट करना है। ओल्ड मशीन कैन बी सोल्ड नाउ फॉर ₹50,000 इन द ओपन मार्केट। अगर पुरानी मशीन को बाजार में बेचोगे तो 50,000 रुपये मिलेंगे, लेकिन ये लाइन इररिलेवेंट हो गई। रीजन कि वो जिस मैन्युफैक्चरर से नई मशीन खरीद रहा है उसी को वो 1,05,000 रुपये में बेच दे रहा है। तो 1,05,000 रुपये में बेचना ज्यादा फायदेमंद है, अदरवाइज हम 50,000 ओपन मार्केट में बेचें। द न्यू मशीन हैव एक्सपेक्टेड लाइफ 10 years एंड साल्वेज वैल्यू 20,000 रुपये एट दैट टाइम। द करंट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट 50% दे रखी है। द टैक्स पर्पस कॉस्ट ऑफ द न्यू मशीन एंड द बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन में बी डेप्रिशिएटेड 10 years। मिनिमम रिक्वायर्ड रेट 10%। इट इज एक्सपेक्टेड दैट फ्यूचर डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विल स्टे एट 10,000 यूनिट्स पर ईयर। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹1, 10% की रेट से 9 साल का पी फैक्टर और 10वें साल का पी फैक्टर आपको गिवन है। शुड द न्यू इक्विपमेंट बी परचेज, क्या हमको नया इक्विपमेंट परचेज करना चाहिए, ये आपको बताना है। अब देखो पुरानी मशीन, अब मैं सॉल्यूशन पार्ट बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। परचेस प्राइस ऑफ मशीन दे रखी है, पुरानी की 210, नई की 420 है। बुक वैल्यू पुरानी मशीन की 70,000 रुपये, प्रोडक्शन आप 10,000 यूनिट करते हैं। रिपेयरिंग का खर्चा अगर आप पुरानी मशीन पे 75,000 रुपये करते हैं तो इनडिफाइनेट फ्यूचर के लिए यूज कर सकते हैं। नई मशीन की लाइफ जो है 10 साल दे रखी है। डिस्काउंटिंग रेट 10% है। टैक्स रेट 50% और साल्वेज वैल्यू दोनों मशीन के केस में गिवन है। अब सबसे पहले हम इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो निकालते हैं। देखो नई मशीन कितने की आ रही है, 4,20,000 रुपये की, और पुरानी मशीन को बेच के कितना मिलेगा, तो उसके लिए पहले तो हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन से पहले मैं यहाँ पर टैक्स एडजस्टमेंट ऑन सेल ऑफ ओल्ड मशीन की बात करता हूँ। तो पुरानी मशीन जिसकी बुक वैल्यू 70,000 रुपये, उसको आपने 1,05,000 में बेच दिया तो 35,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 35,000 के प्रॉफिट पे 50% की रेट से टैक्स निकाल लिया आपने 17,500। तो पुरानी मशीन को बेच करके भले ही 1,05,000 रुपये आए हो, लेकिन 17,500 का टैक्स पे करने के बाद एक्चुअल अमाउंट रिसीव कितना हुआ, 87,500। तो इसका मतलब पुरानी मशीन को बेच करके आपको एक प्रकार से 87,500 मिला है। तो इंक्रीमेंटल कैश आउटफ्लो आ गया 3,32,500। ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम निकालते हैं इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पर सवाल में बोला गया है कि फिक्स कॉस्ट को अदर डिपार्टमेंट पे अलोकेट करना है, यानी ओनली वेरिएबल कॉस्ट लेंगे। तो 28, 14 एंड 10.50। तो पुरानी मशीन के केस में वेरिएबल कॉस्ट हो गई 52.5, और नई मशीन के केस में वेरिएबल कॉस्ट के नाम पर 14, 21 और 7 कंसिडर करेंगे। तो ये आपके पास आ गई 42। नंबर ऑफ यूनिट्स 10,000 दे रखे, मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट पुरानी मशीन के केस में 5,25 है, नई मशीन के केस में 4,20 है। तो यहाँ पर आपको कॉस्ट के अंदर बेनिफिट देखने को मिल रहा है, यानी कॉस्ट कम लग रही है तो इंक्रीमेंटल बेनिफिट का काम करेगा। रिपेयर कॉस्ट पुरानी मशीन के केस में 75,000 है, नई मशीन के केस में कुछ नहीं है। तो रिपेयर कॉस्ट जो है आपकी, जो है इसमें कॉस्ट में सेविंग देखने को मिली। और डेप्रिसिएशन पुरानी मशीन के केस में 7,000 है, नई मशीन के केस में 40,000 है। अब सवाल ये होता है डेप्रिसिएशन कैसे निकाला। पुरानी मशीन के केस में देखो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। पुरानी मशीन जो है वो 2,10,000 की वैल्यू जो है 20 साल पहले परचेज करी थी, 70,000 की बुक वैल्यू हो गई। इसका मतलब 1,40,000 रुपए की वैल्यू 20 साल डेप्रिशिएट हुई है, तो पर ईयर डेप्रिशिएशन कितना हो गया, 7,000 रुपए का। और नई मशीन के केस में 4,20,000 रुपए, स्क्रैप जो है 20,000 है, लाइफ 10 साल है, तो 40,000 का डेप्रिसिएशन आ गया। तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल कॉस्ट लग रही है 33,000 रुपए की इन दी फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, इसमें से टैक्स लेस करके आफ्टर टैक्स उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ करके इंक्रीमेंटल कैश इनफ्लो आपने निकाल लिया। तो डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन मैंने आपको ये बताई दी। अब आपके पास जो साल्वेज वैल्यू है वो नई मशीन के केस में गिवन है, उसको आखिरी साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो निकाल लिया। अब यहाँ पर स्टेप नंबर 2 से जो आपके पास कैश इनफ्लो हुए और स्टेप नंबर 3 से हुए उसमें से आउटफ्लो लेस किया, तो इंक्रीमेंटल एनपीवी पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब पुरानी मशीन को उठा के अपन नई मशीन लाएंगे, यानी असेट को रिप्लेस करेंगे। तो ये सवाल बेसिकली आपका रिप्लेसमेंट डिसीजन का था जो मैंने आपको कराया। चलिए इसके अलावा एक और क्वेश्चन करेंगे। हाँ जी, चलिए अब मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, टेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड एग्जिस्टिंग कंपनीज कंसिडरिंग अ न्यू प्रोडक्ट फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पॉकेट वीडियो गेम इन्वॉल्विंग अ कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 600 लाख एंड वर्किंग कैपिटल 150 लाख की रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा द कैपेसिटी ऑफ द प्लांट इज फॉर एनुअल प्रोडक्शन ऑफ 12 लाख यूनिट एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ड्यूरिंग द 6 ईयर वर्किंग लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट एक्सपेक्टेड टू बी इंडिकेटेड बिलो।
देखो आपको पहले 6 साल के लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का परसेंटेज गिवन है। द एवरेज प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट एक्सपेक्टेड टू बी 200 नेटिंग अ कंट्रीब्यूशन ऑफ 40%। एनुअल फिक्स कॉस्ट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एस्टिमेटेड टू बी 480 lakh per annum from the third year onwards. For the first and second year it would be 240 lakh and 360 lakh respectively. The average rate of depreciation for tax purpose 33.33% on the capital asset. No other tax relief are anticipated. The rate of income tax may be taken at 50%. At the end of the third year, an additional investment of rupees 100 lakh would be required for working capital. The company, without taking into account the effect of financial leverage, has targeted for a rate of return of 15%. You are required to indicate whether the proposal is viable, giving your working note and analysis. इसके अलावा देखो यहाँ पर क्या बात बोलता है कि दोबारा से सवाल को मैं बोल देता हूँ। 600 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर है, 150 लाख का वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड है, कैपेसिटी टोटल जो है वो 12 लाख यूनिट को बनाने की है, 6 साल की उसकी वर्किंग लाइफ है। अब जो पहले 6 साल के लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो इन फॉर्म ऑफ परसेंटेज गिवन है। अब देखो एवरेज प्राइस पर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड 200 रुपये दे रखा है, जिसका नेटिंग ऑफ कंट्रीब्यूशन 40% है। फिक्स कॉस्ट आपकी थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स 480 लाख लगेगी, लेकिन फर्स्ट ईयर 240 और सेकंड ईयर 360 लाख की दे रखी है। डेप्रिसिएशन आपका जो है वो 33.33% का डेप्रिसिएशन है। और इसके अलावा इनकम टैक्स की रेट 50% की आपको दे रखी है, और तीसरे साल के अंत पे एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट 100 लाख का एज अ वर्किंग कैपिटल आपको नीडेड है। इसके अलावा जो डिस्काउंटिंग रेट है वो 15% की गिवन है। टर्मिनल वैल्यू या साल्वेज वैल्यू फिक्स असेट्स को लेके 10% है और करंट असेट्स को लेके 100% है। Calculation may be rounded off to lakh of rupees. For the purpose of your calculation, recent amendment of tax लॉस विद रिगार्ड टू बैलेंसिंग चार्ज में भी इग्नोर करना है। अब आपको यहाँ पर एनपीवी कैलकुलेट करनी है, अगर वो पॉजिटिव आती है तो ये सही है, अदरवाइज नहीं है। अब देखो इन्फॉर्मेशन जो भी गिवन थी उसमें कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, वर्किंग कैपिटल नीडेड, ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर लिख ली। चलिए अब हम सबसे पहले निकालते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट जो है वो 600 लाख का दे रखा है, 150 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल नीडेड है, और 100 लाख रुपए का एडिशनल वर्किंग कैपिटल आप जो है कब लगा रहे हैं, 100 लाख का वर्किंग कैपिटल आप लगा रहे हैं एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। तो तीसरे साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके वैल्यू ले ली, तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो आ गया। अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालेंगे, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितना परसेंटेज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करके टोटल, अच्छा पूरे एनुअल कैपेसिटी कितनी थी 12 लाख यूनिट की, अकॉर्डिंगली कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से मल्टीप्लाई करके प्रोडक्शन इन नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लिया। सेलिंग प्राइस आपको दे रखी है, मल्टीप्लाई करके सेल्स वैल्यू निकाल ली। कंट्रीब्यूशन आपको 40% का गिवन है, अकॉर्डिंगली 40% कंट्रीब्यूशन निकाल लिया। फिक्स कॉस्ट और डेप्रिसिएशन यहाँ पे WDV बेसिस पे चार्ज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली मैंने लगा करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लिया। अब इसमें से टैक्स लेस करेंगे तो आफ्टर टैक्स आ जाएगा, डेप्रिसिएशन जोड़ेंगे तो एनुअल कैश इनफ्लो मिल जाएगा। इसको हर साल के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 827.19 लाख। अब हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो निकालेंगे। तो देखो फिक्स असेट्स को लेकर के टर्मिनल कैश इनफ्लो 10% है, तो 600 का 10% कितना हो गया 60 लाख। और टैक्स ऑन प्रॉफिट के केस में अगर अपन बात करते हैं तो जो असेट की WDV आपकी डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद 53 लाख बची, उसको 60 लाख में आपने बेचा तो 50%, 7 लाख का प्रॉफिट हो गया, उस पर टैक्स पे करेंगे 50% की रेट से 4 लाख। लेस करने के बाद आपके पास साल्वेज वैल्यू ऑन फिक्स असेट्स आ गई 56 लाख। और वर्किंग कैपिटल शुरुआत में आपने 150 लाख की लगाई थी और तीसरे साल में आपने 100 लाख की लगाई थी, तो 250 लाख की वर्किंग कैपिटल रिलीज होगी, अकॉर्डिंगली टोटल टर्मिनल कैश इनफ्लो आ गया 306 लाख का। इसको 6th ईयर के पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल कैश इनफ्लो निकाल लिया 132 लाख का। तो स्टेप नंबर 2 से कैश इनफ्लो आ गए, स्टेप नंबर 3 से अगर आउटफ्लो आपने लेस कर दिया तो एनपीवी आपके पास आ गई 143 लाख की। देयर इज एनपीवी पॉजिटिव है, सो प्रोजेक्ट शुड भी आप क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। ये बात आपको मेरी समझ में आनी चाहिए। तो ये इस प्रकार से मैंने कैपिटल बजटिंग के अंदर रिप्लेसमेंट के सवालों को लेकर के बातचीत कर ली। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के क्वेश्चन इतने आपके सफिशिएंट हैं। अब इसके बाद स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट पार्ट पर आगे बढ़ते हैं, जो आपका इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल के बारे में बातचीत है। तो अब मैं उसके क्वेश्चन आपको कराना शुरू करूंगा। चलिए देखेंगे अब। हाँ जी, चलिए अब अपन बात करते हैं इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल फॉर इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बारे में। तो इसमें सबसे पहले मैं करवा रहा हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बात कर रहा है।
Pioneer project is considering accepting one of the two mutually exclusive project M or N. For the first year कैश फ्लो एंड प्रोबेबिलिटीज आर एस्टिमेटेड। देखो यहाँ पर जो भी कैश फ्लो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसकी एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी गिवन है, तो कितने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो जनरेट करेगा वो उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके आप निकालेंगे। तो दोनों प्रोजेक्ट के कैश फ्लो रिलेटेड प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, तो एक्सपेक्टेड कैश फ्लो और स्टैंडर्ड डिविएशन आपको निकालना है। तो मैंने यहाँ पर क्या काम किया, 12, 14, 16, 18, 20 इनको उसकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज निकाल लिए 16 लाख, 16,000। अब ईच इंडिविजुअल कैश फ्लो को उसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से डेविएट करेंगे। 12 में से 16 गए तो माइनस का 4, डेविएशन निकाल लिया। फिर डेविएशन का स्क्वायर करके उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके समेशन करेंगे तो ये आ गया 4.8। इसका अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। तो ईच इंडिविजुअल कैश फ्लोज को उसको एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से डेविएट करके उसका स्क्वायर करके उसको रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके समेशन करेंगे और फिर अंडर रूट करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट एन के केस में हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो कैश फ्लोज की इंफॉर्मेशन दे रखी है उनको भी उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, सबमिशन करेंगे। फिर ईच इंडिविजुअल कैश फ्लो को उसके एक्सपेक्टेड कैश फ्लो से डेविएट करेंगे, ये डेविएशन आ गया। फिर डेविएशन का स्क्वायर करेंगे, फिर उसको उसकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके सबमिशन करेंगे तो 20.8 आ गया। इसका अंडर रूट करेंगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। दूसरे क्वेश्चन के बाद अब मैं बात करूंगा यहाँ पर 10th क्वेश्चन पर। कोशिश मेरी रहेगी कि जितने भी इंपॉर्टेंट हैं लगभग लगभग करा दूं मैं आपको। चलिए देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये जो है डिसीजन ट्री को लेकर के ये सवाल है, तो चलिए अपन इसको पढ़ते हैं। देखिए डिसीजन ट्री का सवाल बहुत टाइम से एग्जाम में नहीं पूछा गया है, मेरे हिसाब से इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो जरूर से आप देख के जाइएगा। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ, समझना। अ फर्म हैज एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रिक्वायरिंग एन outlay ऑफ रुपीज 80,000। द इन्वेस्टमेंट प्रपोजल इज एक्सपेक्टेड टू हैव 2 year इकोनॉमिक लाइफ विद नो salvage वैल्यू। In year 1 there is 0.4 probability that cash inflow after tax will be 50,000 and 0.6 probability that cash inflow after tax will be 60,000. The probability assigned to cash inflow after tax for the year 2 are as follows. देखिए आपको ईयर 1 में कैश इनफ्लो दे रखे हैं 50,000 के, और ईयर 2 में दे रखे हैं, सॉरी ईयर 1 में कैश इनफ्लो दे रखे हैं 50,000 के, और ईयर 2 में कैश इनफ्लोज की प्रोबेबिलिटी की इंफॉर्मेशन गिवन है। इसी प्रकार से दूसरे प्रोजेक्ट को लेकर के कैश इनफ्लो आपको दे रखे हैं 60,000 और दूसरे साल के कैश इनफ्लोज की प्रोबेबिलिटी के साथ दे रखे हैं। डिस्काउंटिंग फैक्टर 8% की रेट दे रखी है। कंस्ट्रक्ट अ डिसीजन ट्री फॉर द प्रपोज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट एंड कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड एनपीवी आपको निकालनी है। चलिए देखेंगे अब। देखिए मैंने एक डिसीजन ट्री बनाया। सबसे पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 80,000 रुपए का। 80,000 रुपए की इनिशियल इन्वेस्टमेंट में एक ऑप्शन है जिसमें 50,000 है, एक ऑप्शन है जिसमें 60,000 है। 50,000, 60,000। 50,000 वाले ऑप्शन के अंदर तीन अलग, पहले साल के कैश फ्लो 50 हैं, दूसरे साल के दे रखे हैं। 60,000 वाले ऑप्शन में अलग अलग दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी ईयर 1 ईयर 2 को मल्टीप्लाई करना है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 0.4 इंटू 0.2 किया तो 0.08, 0.4 इंटू 0.3 किया तो 0.12, 0.4 इंटू 0.5 किया तो 0.20। इस प्रकार से आपने जॉइंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेनी है। अब देखो ईयर 1 के कैश इनफ्लोस पहले 3 केसेस के अंदर ये पाथ दे रखे हैं, आपको 6 पाथ में निकालना है। पहले 3 पाथ में 50,000 हैं, बाद के 3 पाथ में 60,000 हैं। इंडिविजुअल पीवी फैक्टर से आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले साल के और दूसरे साल के। अच्छा पहले साल के पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके कैश फ्लोस निकाल लिए। दूसरे साल में 6 पाथ में 24, 32, 44, 24, 32, 44, 40,000, 50,000, 60,000 और इसको रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल ली। दोनों को आपस में जोड़ करके टोटल कैश इनफ्लोज निकाल लिए। इनफ्लोज में से आउटफ्लोज लेस करेंगे तो एनपीवी आ गई। अब यहाँ पे एनपीवी सबसे हाईएस्ट कहाँ रही है, 6th पाथ में। तो देखिए अच्छा, अब इन एनपीवी को आपने क्या करा, जॉइंट प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके एक्सपेक्टेड एनपीवी निकाल लिया। एक्सपेक्टेड एनपीवी निकालने के बाद यहाँ पर सवाल क्या पूछा गया है, इफ वर्स्ट आउटकम इज रियलाइज्ड इन प्रोजेक्ट यील्ड। तो वर्स्ट आउटकम के केस में पाथ नंबर 1 में आपकी एनपीवी आएगी माइनस का 13,130 रुपए, और बेस्ट आउटकम के अंदर, और इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी है, जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 8%, 8% इसकी प्रोबेबिलिटी है। और एनपीवी
एक्सपेक्टेड एनपीवी इस केस में कितनी हो गई, माइनस का 1050.40। बेस्ट आउटकम जो है वो पाथ 5 है, क्योंकि वहां पर एक्सपेक्टेड एनपीवी सबसे ज्यादा है और इसकी जॉइंट प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%। तो अकॉर्डिंगली प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड बिकॉज द एनपीवी इज पॉजिटिव। टोटल एनपीवी आपकी एक्सपेक्टेड पॉजिटिव आ रही है तो प्रोजेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। चलिए ये बात मेरी क्लियर हो गई, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए अब इसमें देखें, अपन ने एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के बारे में बात कर ली, डिसीजन ट्री के बारे में अपन ने बातचीत कर ली। अब मैं सेंसिटिविटी एनालिसिस के बारे में एक क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, तो चलिए देखेंगे उसको। देखिए सेंसिटिविटी एनालिसिस का एक क्वेश्चन नंबर 12 आपको मैं बता रहा हूँ, उसको समझते हैं। देखिए मैं इसमें सेंसिटिव एनालिसिस, सिनेरियो एनालिसिस, जो भी चीजें बन सकती हैं सब बताऊंगा आपको मैं ना। देखिए सेंसिटिविटी एनालिसिस में पहला एक सवाल मैं करा रहा हूँ, इसमें कंपनीज कंसिडरिंग अ प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग कैश फ्लोज। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 11,000 और कैश इनफ्लो के तौर पे वेरिएबल कॉस्ट और कैश इनफ्लो में लेस करके नेट कैश इनफ्लो आ गए 7,100 और 7,100। कैश फ्लो arise from selling 10,30,000 units, $10 per unit. The company has cost of capital 9% required, NPV of the project निकालना है। Measure the sensitivity of the project to change in the following variable: initial investment, sales volume, selling price, variable cost, cost of capital. तो मेजर द सेंसिटिविटी ऑफ प्रोजेक्ट टू चेंज इन द फॉलोइंग वेरिएबल। अब यहां पर हमको सेंसिटिविटी फॉलोइंग वेरिएबल के चेंज होने के आधार पर बतानी है। अब कैसे बतानी है उसको समझाऊंगा मैं, देखो तब क्लियर होगी बात। सबसे पहले अपन बातचीत करते हैं एनपीवी के बारे में, एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में। देखिए यहाँ पे हर साल के कैश इनफ्लो दे रखे हैं 7,100, उसको डिस्काउंटिंग रेट से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, जो कि आपको सवाल में 9% की गिवन है। ये आपके पास टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ गई, इसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपने 11,000 रुपए का लेस किया, तो ये वैल्यू एनपीवी की आ गई 14,488। अब सेंसिटिविटी एनालिसिस निकालेंगे, तो पहले तो एनपीवी निकालना तो निकाल दिया। अब सेंसिटिविटी में सबसे पहले है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो जो भी सेंसिटिविटी निकालनी है मतलब वो फैक्टर आपको कांस्टेंट रखना है, यानी उसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। तो मैंने इनिशियल इन्वेस्टमेंट मुझे नहीं पता तो मैंने उसको एक्स मान लिया। तो यहाँ पर कैश आउटफ्लो जो है वो आपका एक्स है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अभी आपने ऊपर निकाल ही लिया था, कितना निकाला था, 12,488। अब देखिए यहाँ पर मैंने बोला एनपीवी अगर जीरो है तो आपके आउटफ्लोज कितने होंगे, तो इनफ्लोज आपने आउटफ्लोज को एक्स माना तो आउटफ्लोज कितने होंगे ये। तो इसका मतलब एनपीवी जीरो होनी चाहिए, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या है ये सेंसिटिविटी बताती है। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया, कितना परसेंटेज चेंज आया आपका। पहले इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11,000 का था, 12,488.90 हो गया, तो 11,000 से कितना चेंज आ गया, 13.54%। तो यहाँ पर ये सेंसिटिविटी इन परसेंटेज में निकाल ली। अगली बातचीत सेंसिटिविटी सेल्स वॉल्यूम को लेकर के निकालनी है, तो देखो सेल्स वॉल्यूम का मतलब सेल्स वैल्यू को एक्स मान लो। अब कैश आउटफ्लो जो है वो 11,000 का दे रखा है, तो सेलिंग प्राइस आपको सवाल में गिवन है क्या, 10 रुपए पर यूनिट की दे रखी है। तो सेल्स वॉल्यूम को आपने मान रखा है, अकॉर्डिंगली मैंने वेरिएबल कॉस्ट जो है उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड दे दिया। वेरिएबल कॉस्ट को मैंने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड दे दिया और ये मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई, लेस करके कंट्रीब्यूशन नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसको एक्स माना था, तो ये कैश इनफ्लो आ गया इन फॉर्म ऑफ एक्स। अब इसको आपने डिस्काउंटिंग रेट से मल्टीप्लाई कर दिया 2 साल के क्यूमुलेटिव इफेक्टर से, तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इन एक्स फॉर्म में आ गया। अब इसमें से आउटफ्लो 11,000 लेस करें और एनपीवी को क्या कंसीडर करना है आपको, जीरो। तो अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू निकाली 907 यूनिट। यानी कम से कम अगर हम 907 यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो हमारी एनपीवी जीरो आएगी। तो ये बेयर मिनिमम प्रोडक्शन के बारे में इसने बात करी है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं कितना चेंज आया। पहले हम प्रोडक्शन कर रहे थे 1,030 यूनिट, अब हो गए 907, यानी कि कम हो गए। तो कितना चेंज हुआ, नेगेटिव। तो ये 11.94% आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आगे इसी प्रकार से हम तीसरी सेंसिटिविटी सेलिंग प्राइस को लेकर के, तो उसको एक्स मान लो। कैश आउटफ्लो 11,000 दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करके टोटल सेल्स वैल्यू में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे तो कैश इनफ्लो आ जाएगा। क्यूमुलेटिव पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गए। अब टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस करें, अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, तो ये सेलिंग प्राइस आ रही है 9.178। तो ये आपके पास 9.778 की वैल्यू आ गई। अब पहले आपकी सेलिंग प्राइस कितनी हुआ करती थी, 10 रुपए, जो कि घट करके कितनी रह गई, 9.178। तो 10 से कितना परसेंटेज घटा, वो निकल के आ गया 8.20%।
तो ये आपकी सेंसिटिविटी आ गई। तो इसका मतलब एनपीवी जीरो करके वो रेस्पेक्टिव फैक्टर को एक्स मान करके उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना ही सेंसिटिविटी कहलाती है। तो इस प्रकार से वेरिएबल कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी आप लोग निकाल लेंगे। चलिए इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पर। हाँ जी, अब देखिए मैं वेरिएबल कॉस्ट का भी आपको बता देता हूँ। देखिए वेरिएबल कॉस्ट के केस में आपने एक्स मान लिया, कैश आउटफ्लो 11,000 है, सेलिंग प्राइस 10 रुपए, तो वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कैश इनफ्लो आ गया। फिर उसको नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कैश इनफ्लो आ गया, उसको पी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गए। इसमें से आउटफ्लो लेस करेंगे, एनपीवी को जीरो किया तो एक्स की वैल्यू आ गई 3.929। तो ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ गई। अब पहले वेरिएबल कॉस्ट क्या थी और अब में क्या फर्क आया, तो अकॉर्डिंगली परसेंटेज चेंज भी आप निकाल लेंगे। और एक आखिरी फैक्टर आपको दे रखा है इसमें, क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के लिए देखो मैंने क्या काम किया, इसको मैंने एक्स मान लिया। तो आउटफ्लो आपको 11,000 दे रखा है। एनुअल कैश इनफ्लो के लिए आपको जो भी कैश इनफ्लो है उसमें से आउटफ्लो लेस करके, और ये जो पीवी फैक्टर की, ये डिवाइड बाय कैश आउटफ्लो किया इनटू इसको मैंने लाइफ से मल्टीप्लाई कर दिया 2 साल से। तो परसेंटेज टर्म में जो आपके पास आ गया वो फ्लैट रेट आ गई 14.55% की। अभी 14.55% को एक फैक्टर, एनुअल फैक्टर है, आप तो इसको कंसीडर ही मत करो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंसीडर ही मत करो, क्योंकि ये जो रहे 9% की रेट बेयर मिनिमम रेट है, इसी को ही कंसीडर करना है, क्योंकि एट द एंड रिजल्ट भी कुछ वैसा ही निकल के आएगा। क्योंकि इसमें आईआरआर का फॉर्मूला लगता है तो कोई मतलब नहीं है, आप इसको रहने देंगे, जो वाली बात है बस इतनी सी बात को रखेंगे। नेक्स्ट अपन देखें आगे की बात। चलिए अब देखिए अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट आरएडीआर के बारे में बातचीत चल रही है, तो इस सवाल के अंदर देखो क्या करना है। डिटरमाइन द रिस्क एडजस्टेड एनपीवी ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आपको देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट तीन प्रोजेक्ट के 1 लाख, 1,20,000, 2,10,000 रुपए दे रखे हैं। प्रोजेक्ट लाइफ आपको 5-5 साल दे रखी है। एनुअल कैश इनफ्लो 30, 42 और 70 के दे रखे हैं। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन 0.4, 0.8, 1.2 गिवन है। तो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटेड रेट और इसका क्युमुलेटिव डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको गिवन है। अब देखिएगा, देखिए यहाँ पर नेट कैश आउटले के तौर पर आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है 1 लाख, 1,20,000 और 2,10,000। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के आधार पर आपने डिस्काउंटिंग रेट सेलेक्ट करी 12, 14% और 16%। तो 12%, 14%, 16%। एनुअल कैश इनफ्लो की कैलकुलेशन के लिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दे रखी देखो, 30, 42 और 70। तो आपने क्या करा, 12% की रेट से जो क्यूमुलेटिव पी फैक्टर है 14%, 16%, उससे मल्टीप्लाई करके टोटल डिस्काउंटेड कैश फ्लोज निकाल लिए। उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस करके आप एनपीवी निकाल लिए। अब इस तीनों प्रोजेक्ट में से एनपीवी सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट बी के केस में आ रही है, तो प्रोजेक्ट बी आपके लिए क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेबल हो जाएगा, सही प्रोजेक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, ये नॉर्मल आपके बाकी सवाल जो हैं वो स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सपेक्टेड कैश फ्लो की कैलकुलेशन को लेकर के हैं। इसके अलावा एक सर्टिनिटी इक्विवेलेंट अप्रोच के बारे में और बात कर लेता हूं मैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ये भी, द ग्लोब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट इन वन ऑफ द टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, प्रोजेक्ट एक्स एंड वाई, which require cash outlay of 3,40,000, 3,30,000 respectively. Certainty equivalent approach is used in incorporating risk in capital budgeting decision. The current yield on government bond 10% and they use the risk less rate. Expected net cash flow and their certainty equivalent are as follows. देखो कैश फ्लोज आपको दे रखे हैं 1,80, 2 लाख, 2 लाख, इनकी सर्टिनिटी इक्विवेलेंट दे रखे हैं, इसी प्रकार प्रोजेक्ट वाई के दे रखे हैं। अब 10% की डिस्काउंटिंग रेट से 3 साल के पी फैक्टर दे रखे हैं, विच प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। तो सबसे पहले जो भी कैश फ्लोज हैं उसके सर्टिनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करना है। देखो सर्टिनिटी इक्विवेलेंट का मतलब होता है वो सर्टिन कैश फ्लोज जो तो 100% होंगे ही होंगे, तो मैंने वो निकाल लिए। फिर उसको पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, ये 3,21,736 रुपये आ रही है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको 3,40,000 का दे रखा है, तो लेस करके नेगेटिव एनपीवी आ गई। इसी प्रकार प्रोजेक्ट वाई के केस में कैश फ्लो को सर्टिनिटी इक्विवेलेंट से मल्टीप्लाई करके एडजस्टेड कैश फ्लो निकाले, पी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाली, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेस करके एनपीवी निकाल ली। तो प्रोजेक्ट वाई के केस में जो एनपीवी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, मींस आप इस केस में अपने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो ये बातचीत आपको मेरी समझ आनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ये बात में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो सर्टिनिटी इक्विवेलेंट का कंसेप्ट बता देता हूं मैं। जो भी कैश फ्लोज की रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी आपको दे रखी है, अब यहाँ पर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट क्या होते हैं, वो
परसेंटेज ऑफ अमाउंट ऑफ कैश फ्लोज होते हैं जो सर्टेन है, मतलब वो होंगे ही होंगे। तो उसको आप मल्टीप्लाई करके सर्टेन कैश फ्लोज निकालेंगे, फिर उनकी प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके, सॉरी, पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, और उसको आउटफ्लो में से लेस करके अकॉर्डिंगली एनपीवी चेक करेंगे कि पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव है तो एक्सेप्ट होगी, अदरवाइज नहीं होगी। चलिए, मेरी बात ये क्लियर होनी चाहिए, बात समझ में आनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, ये लगभग लगभग सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, समझा दी हैं। तो हमारे इस वीडियो सेशन के अंदर मैंने कैपिटल बजटिंग यानी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, और इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो रिस्क एडजस्टेड जो अपना चैप्टर है रिस्क एनालिसिस वाला, इवैल्यूएशन ऑफ रिस्की प्रपोजल वाला, उसको भी मैंने कंप्लीट कर लिया। तो इस तरीके से आप ये सारे सवाल को देख लीजिएगा। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट सेशन के अंदर नए टॉपिक के साथ मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।